संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है आप में बिल्कुल भी। क्या कहा हमने? मांगिए माफी काका से अभी। तभी अर्नव गुस्से से चिल्लाते हुए, माफी और वो भी हम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पता भी है किससे बात कर रही हो तुम? अर्नव प्रताप सिंह, जिसने आज तक किसी से कोई माफी नहीं मांगी, तुम उसे बोल रही हो कि वो एक मामूली चपरासी से माफी मांगे? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अर्नव प्रताप सिंह पर हाथ उठाने की? तभी अर्नव गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, आराध्या शर्मा, इस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगा, याद रखना। तभी आराध्या अर्नव की बातों पे ध्यान न देते हुए बोली, चलिए पहले आप काका से माफी मांगिए, क्योंकि आपके अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है और आप इसी के काबिल है। चपरासी आराध्या को रोकते हुए बोला, नहीं आराध्या बिटिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। तभी आराध्या गुस्से से अर्नव को घूरते हुए बोली, नहीं काका, कोई भी आए और किसी को मारकर चला जाए नहीं, ये कोई गुंडों का इलाका नहीं, यहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, माफी तो इन्हें मांगनी ही पड़ेगी आपसे। तभी अर्नव थोड़े एटीट्यूड के साथ बोला, तो ठीक है, माफी तो हम मांगने से रहे, हम भी देखते हैं कि आप क्या करती है। आराध्या तंज से मुस्कुराते हुए अर्नव को देखते हुए बोली, तो फिर ठीक है, हम भी देखते हैं कि आप बिना माफी मांगे कैसे जाते हैं। आराध्या बाहर जाकर गेट पर लॉक लगा देती है। तभी सभी लोग भी बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आकर बोला, आराध्या बेटा, क्या हुआ और ये शोर कैसा है? आराध्या तंज से मुस्कुराते हुए अर्नव को देखकर बोली, कुछ नहीं काका, बस ये अपने संस्कार भूल गए थे तो वही याद दिला रहे थे। बहुत बड़े आदमी है ना, इसलिए शायद भूल गए हैं कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, बस वही याद दिला रहे थे। तभी आराध्या अभिषेक को देखकर बोली, अभिषेक जी बताइए अपने बॉस को कि बिना माफी के ये यहाँ से नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, माफी तो इन्हें मांगनी ही पड़ेगी। इतना बोलकर आराध्या एक कार पंचर करने वाली कील लेकर आती है और अर्नव की कार को पंचर कर देती है। ये देखकर अर्नव गुस्से से तिलमिला जाता है। तभी मैनेजर अभिषेक अर्नव के पास आता है और धीरे से कुछ अर्नव को कहता है, जिसे सुनकर अर्नव धीरे से बोला, आई एम सॉरी। तभी आराध्या बोली, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। आराध्या चाबी देते हुए बोली, ये लीजिए अंकल, गेट खोल दीजिए। तभी अर्नव बाहर कार में बैठ गया और नजर आराध्या पर डालते हुए गुरूर से बोला, आराध्या शर्मा, बहुत बड़ी गलती की है तुमने अर्नव प्रताप सिंह को थप्पड़ मारकर। इस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें आज ही दूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अर्नव की गाड़ी सीधे होटल के बाहर खड़ी हुई थी। सारे लोग अर्नव से डरे हुए थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने अर्नव प्रताप सिंह को थप्पड़ मारा हो और अब तक जिंदा बचा हो। अर्नव ने गुस्से से अपने होटल रूम का दरवाजा खोला और टाई लूज करते हुए अपने रूम में रखी बियर की बोतल ओपन कर पीने लगा, मानो उसके सिर पर खून सवार हो। देखते ही देखते वह 2 बोतल शराब पी गया, पर उसका गुस्सा कम होने की जगह और भी बढ़ता जा रहा था। तभी अभिषेक अर्नव को ढूंढते हुए उसके रूम में पहुंचा। अर्नव की ऐसी हालत देख अभिषेक घबराते हुए बोला, सर आप ये क्या कर रहे हैं? बस कीजिए, आपने बहुत पी ली है, छोड़िए अब इसे। अभिषेक अर्नव से शराब की बोतल छीनते हुए बोला। तभी अर्नव अभिषेक को देखकर चिल्लाते हुए बोला, कार की चाबी दो। तभी अभिषेक घबराते हुए बोला, सर आप अभी ड्राइव करने की हालत में नहीं है, मैं ले चलता हूँ आपको जहाँ जाना है। अभिषेक थोड़े डरते हुए बोला। तभी अर्नव चिल्लाते हुए बोला, शट अप, कार की चाबी दो अभी। तभी अभिषेक डरते हुए कार की चाबी अर्नव को देते हुए बोला, ये लीजिए सर। अर्नव कार की चाबी लेकर उसी रोड पर चल देता है जहां आराध्या कैब के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी अभिषेक और सभी बॉडीगार्ड भी अर्नव की कार के पीछे निकल जाते हैं, ताकि अर्नव को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचा सके। उधर आराध्या को आज आश्रम का काम करने में ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विजेंद्र जी आज आश्रम नहीं आए थे, इसलिए सारा काम आराध्या को अकेले संभालना पड़ता है। आराध्या अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करके ऑफिस से अपना बैग लेकर निकलकर मेन रोड पर कैब का वेट करने लगती है, क्योंकि काफी रात हो गई थी। आराध्या को जब कैब नहीं मिली तो वह निराश हो गई और पैदल ही सड़क पर चलते हुए आराध्या अपने आप से मन में बोली, आज का दिन ही खराब है, बाबा सही कह रहे थे कि हमें एक स्कूटी ले ही लेनी चाहिए। आराध्या मन में बड़बड़ाते हुए रोड पे चली जा रही थी। आराध्या मन में आगे बोली, आज उस शख्स ने काका को थप्पड़ मारा, बाबा अगर आज आप यहाँ होते तो शायद ये कभी नहीं होता। ऐसा कहते वक्त आराध्या की आंखें नम हो गई। वहां से आराध्या सीधे मंदिर की ओर बढ़ गई, क्योंकि आराध्या जब भी उदास होती थी वह ऐसे ही घंटों घाट पर जाकर बैठा करती थी। वहां बैठने से उसे बहुत सुकून और शांति मिलती थी।
आराध्या मंदिर के अंदर जाते हुए बोली, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी आराध्या को देख मुस्कुराकर बोले, जीती रहो बिटिया। आराध्या मंदिर में पूजा करके सीधे घाट पर आकर बैठ गई। रोज की अपेक्षा आज घाट पर भीड़ ज्यादा नहीं थी। आराध्या जाकर कोने की साइड में बैठ गई, क्योंकि वहां हमेशा ज्यादा शांति रहती थी। आराध्या घाट पर बैठी अपने ही दुनिया में खोई हुई थी। उधर अर्नव ने कार आश्रम की तरफ बढ़ा दी। आश्रम पहुंचकर वो वॉचमैन से बोला, आराध्या शर्मा है अभी यहाँ? तभी वॉचमैन ने नामे सर हिलाते हुए कहा, जी नहीं साहब, आराध्या बेटिया बस अभी अभी घर के लिए निकल गई हैं। ये सुनकर अर्नव गुस्से से वहां से निकल गया और अपनी गाड़ी उसी रोड पर फुल स्पीड में चलाने लगा जहां से आराध्या रोज कैब लेकर अपने घर जाती थी। अर्नव गुस्से से अपने मन में बोला, कहाँ हो तुम? थोड़ी देर बाद घाट पर आराध्या घाट से उठी और जैसे ही पलट कर जाने को हुई, तभी उसने अपने सामने अर्नव को खड़ा देखा। अर्नव आराध्या का रास्ता रोके हुए खड़ा था। ये देख आराध्या गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, लगता है आज सुबह का थप्पड़ भूल गए हैं आप, जो हमारा रास्ता रोके खड़े हुए हैं। हटिए, हमारे रास्ते से हमें जाना है। ये बोलकर वो जैसे ही साइड से जाने को हुई, अर्नव ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। ये देखकर आराध्या गुस्से से दूसरी साइड से जैसे निकलने को हुई कि तभी अर्नव आराध्या को बगल की दीवार से सटा देता है। ये देखकर आराध्या फिर से गुस्से से अर्नव को एक थप्पड़ जड़ देती है, जिससे अर्नव गुस्से से तुरंत आराध्या को पकड़कर टाइटली किस करने लगता है, मानो अपना सारा गुस्सा उस पे उतारना चाहता हो। तभी आराध्या गुस्से में दोबारा हाथ उठाने को हुई कि तभी अर्नव आराध्या का हाथ पीछे कर फिर से आराध्या को दोबारा फोर्सफुली किस करने लगता है और कुछ मिनट बाद उसे छोड़ते हुए गुस्से से तिलमिलाकर बोलता है, बहुत शौक है ना हाथ उठाने का, तो अब उठाओ, हाथ उठाओ। अर्नव लगभग जोर से गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। अर्नव की ये हरकत देख आराध्या के आंखों से आंसू गिरने लगे और उसकी चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में चुभ गई, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगता है। तभी आराध्या अर्नव को खुद से दूर धक्का देते हुए गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती आपको इतने बड़े इंसान होकर ऐसी इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए? और इतना बोल वो रोते हुए घाट से बाहर भाग गई। आराध्या की कड़वी बातों को सुनकर अर्नव गुस्से में दीवार पर एक घुसा मारता है, जिससे उसके हाथ से भी थोड़ा थोड़ा खून बहने लगता है और वह वहीं घाट पर बैठ जाता है और मन में अपने आप से बोला, आराध्या शर्मा तुम पहली लड़की हो जिसने अर्नव प्रताप सिंह पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। जिस इंसान से लोग बात करने में डरते हैं, तुमने उसे थप्पड़ मारा, वो भी सबके सामने। इतना सब होने के बाद भी मुझे तुम्हें रोता देखकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों? आखिर ऐसा क्या है तुम में, आराध्या शर्मा, जो मुझे तुम्हारे पास खींच रहा है? और क्यों तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है? क्यों? इतना बोलकर वो जोर से चिल्लाया, जिससे उसकी आवाज पूरे घाट पर गूंज गई। उधर अभिषेक अर्नव को ढूंढते हुए घाट पर पहुंचा। अभिषेक अर्नव को घबराकर देखते हुए बोला, सर आप यहाँ, वो भी अकेले? और ये? तभी अभिषेक ने अर्नव के हाथों से खून बहते हुए देखा। ये देख वो आश्चर्य से बोला, सर आपके हाथ पर ये चोट कैसी? चलिए जल्दी चलिए यहाँ से। ये सुन अर्नव उठा और अभिषेक के साथ होटल आ गया। होटल पहुंचकर अर्नव अपने रूम में आकर बेड पर लेट गया। तभी वहां अभिषेक आया और थोड़ी चिंता के भाव से बोला, सर आप कैसे इतना लापरवाह हो सकते हैं? आप जानते हैं ना कि आपकी जान को कितने लोगों से खतरा है? तभी अर्नव सर्द आवाज में अभिषेक से बोला, हम बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा हमें। तभी अभिषेक बोला, पर सर। तभी अर्नव ने उसे हाथ दिखाकर शांत करवा दिया। ये देखकर अभिषेक की और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अभिषेक ने अर्नव की चोट पर दवा लगाई और रूम से बाहर चला गया। उधर आराध्या जल्दी से रूम में आकर और रूम लॉक करके वही दरवाजे से सट के नीचे बैठकर रोने लगी और वही बैठे बैठे ही सो गई। जब विजेंद्र जी आराध्या का खाना लेकर कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि रूम का दरवाजा अंदर से लॉक है। उन्होंने आराध्या को आवाज लगाते हुए कहा, आराध्या बेटा दरवाजा खोलिए, देखिए हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। आज आपने खाना नहीं खाया ना, इसलिए। और फिर से आराध्या को आवाज देने लगे, पर जब अंदर से आराध्या की कोई आवाज नहीं आई तो वो थोड़े घबरा जाते हैं। तभी उन्होंने खिड़की से देखा तो आराध्या बेड पर नहीं थी। विजेंद्र जी डर गए और जोर जोर से तुरंत आराध्या को आवाज देने लगे, आराध्या बेटा कहाँ है आप? आप ठीक तो है ना, कुछ तो बोलिए। आराध्या ने जब विजेंद्र जी की आवाज सुनी तो उसकी नींद टूट गई। वो थोड़े होश में आई और अपने आप को ठीक करते हुए दरवाजा खोल दिया और विजेंद्र जी को देखते हुए बोली, जी बाबा हम ठीक हैं।
विजेंद्र जी की नज़र आराध्या के हाथ पर पड़ी। वो चिंता करते हुए बोले, आप ठीक हैं तो आपके हाथ में ये चोट कैसी आराध्या बेटा? तभी आराध्या अपना हाथ छुपाते हुए बोली, वो कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही हम चूड़ियाँ उतार रहे थे तो बस थोड़ी सी चोट लग गई और कुछ नहीं बाबा, हम बिल्कुल ठीक हैं। तभी विजेंद्र जी आराध्या को बेड पर बैठाते हुए बोले, थोड़ा ध्यान से करना चाहिए था ना आपको बेटा। और फिर विजेंद्र जी आराध्या के हाथ में दवाई लगाकर बैंडेज कर देते हैं। और फिर विजेंद्र जी प्यार से आराध्या के सर पे हाथ फेरते हुए बोले, चलिए अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, आज हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तभी आराध्या थोड़ी उदासी से बोली, नहीं बाबा, आज हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। विजेंद्र जी आराध्या की बात सुनकर बोले, अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है आपको, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। और विजेंद्र जी आराध्या के लिए खाने की प्लेट से एक निवाला तोड़ते हुए बोले, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, सच में आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप दिन पे दिन कितनी कमजोर होती जा रही हैं? कोई एक फूंक मारेगा और आप उड़ जाएंगी। ये बोल वो थोड़े मुस्कुराए। तभी आराध्या थोड़े चिढ़ते हुए बोली, बाबा बस हमें ऐसे चिढ़ाना बंद कीजिए, इतने भी पतले नहीं हैं हम। अच्छा ठीक है, नहीं चिढ़ाएंगे आपको, चलिए अब जल्दी से मुंह खोलिए। और इतना बोलकर विजेंद्र जी ने एक निवाला आराध्या को खिला दिया।